गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, इन दिनों हम लोग भारतीय मैप के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही भारतीय मैप का पूरा ब्रीफली नॉलेज आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से मिलेगा, जिसमें हम भारतीय मैप के बारे में सब कुछ बताएंगे। उसके बाद का जो लेक्चर होगा, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भारतीय मैप का ये आज हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। उसके बाद भारतीय मैप का तीनों लेक्चर समाप्त हो जाने के बाद पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटा जाना चाहिए। बच्चों, हमारे चैनल पर हम भारत के मैप को फ्री हैंड से खींचकर दिखाते हैं। साथ ही फ्री हैंड से खींचने के बाद भारत के अंदर सभी राज्यों की अवस्थिति को भी हम फ्री हैंड खींचते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी फ्री हैंड खींच के दिखाते हैं। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको हम फ्री हैंड खींच के दिखाएंगे आज भी, और इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में भी हम बहुत अच्छे से दिखा चुके हैं। ये भारतीय मैप का आज तीसरा लेक्चर है और इसके बाद तीनों लेक्चर पूरी तरह से जो छात्र पढ़ लेते हैं बढ़िया से, हमारे द्वारा YouTube पर अपलोड किया गया वीडियो 2 बार 3 बार ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में भारतीय मैप की जो समझ है उससे संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। भारतीय मैप में ज्योग्राफी के समझ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दे देगा कि यूपी का सीमा इसमें किससे लगती है अथवा किससे नहीं लगती है। तो अगर फ्री हैंड से मैप आप ड्रॉ करने सीख जाएंगे, साथ ही सभी राज्यों को भी उसमें दिखाने के लिए आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप रट्टू मल जैसा याद करेंगे तो एकदम छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि ये याद नहीं रखा जा सकता है। इसको केवल भारतीय मैप खींच के ही आप अपना समझ को विकसित कर सकते हैं और इससे निश्चित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप मैप खींचकर सभी राज्यों की अवस्थिति को दर्शाना सीख लेंगे तो आपका स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा, एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी बढ़ेगा और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले भारतीय मैप से संबंधित 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। ये है बच्चों भारत का मैप, ये है भारत का मैप। अगर सबसे पहले देखा जाए तो पृथ्वी की अवस्थिति को हम लोग दिखाएंगे और ये है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि अपना भारत कौन सा गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा भारत की स्थिति है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और ये है पोलर लाइन, ये पीएल पोलर लाइन है। ये भी भारत को 2 गोलार्धों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और इस प्रकार ये इधर है ईस्ट है, इधर है वेस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है और नीचे साउथ। अब अपना भारत किस चतुर्थांश में पड़ता है? 4 भाग का एक अंश को चतुर्थांश बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट चतुर्थांश में अपना भारत पड़ता है। ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट चतुर्थांश में अपना भारत की अवस्थिति है। उसके बाद अगर देखा जाए इसका अक्षांश देशांतर हम विश्व मैप में ही भली भांति पढ़ा चुके हैं और अक्षांश देशांतर से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे जाने चाहिए। अक्षांशों की संख्या जो है 90 ऊपर होता है, 90 नीचे और 1 विषुवत रेखा होती है। कुल अगर अक्षांशों की संख्या देखा जाए तो 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 ही होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश जो है रेखा नहीं है, बल्कि एक पॉइंट है, इसलिए वो दोनों हट जाता है। अगर टोटल अक्षांश पूछा जाए तो 181 यानी कि 181, लेकिन यदि आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो 179 ही आपका उत्तर होना चाहिए। उसके बाद चौहद्दी में देखा जाए, भारत की चौहद्दी, इसका सबसे पूर्वी सिरा यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम है
किबिथु, तो ईस्ट यहां पर पड़ता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम किबिथु है, जो हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए अब लिखे नहीं है यहाँ, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत अच्छे से इसको हम ब्रीफ कर चुके हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु यहां पर कच्छ की खाड़ी के पास है, इसका नाम गोरमती, गुहारमती या सरक्रिक होता है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम यहां पर लद्दाख में है, नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये यहां पर वेस्ट, नॉर्थ ये है इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पर है ग्रेट निकोबार में द्वीप में, जिसका नाम है इंदिरा कोल। किबिथु, गोरमती दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहां पर है तमिलनाडु में, जिसको केप ऑफ कैमोरिन हम लोग कहते हैं। केप ऑफ, तीनों ओर से जल से घिरा भाग को केप बोला जाता है, और इसको केप ऑफ कैमोरिन या भारतीय भाषा के स्वरूप में कन्याकुमारी बोला जाता है। इस बिंदु पर ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पर जाके बहुत कोई बच्चे या हमारे बच्चों के अभिभावक सब अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और यहाँ पर खड़े होके ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 समुद्रों का एक साथ मिलन होता है। इधर यहाँ अरेबियन सी, इधर बंगाल की खाड़ी और सामने हिंद महासागर है, तो 3 समुद्र का दर्शन एक साथ यहाँ पर खड़े होके आप कर सकते हैं। अगर चौहद्दी की बात करें तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यहां पर यहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और इस प्रकार भारत की आकृति की बात करें तो यह चतुष्फलक कहलाएगा। अगर चौहद्दी की बात करें कि इसकी सीमा के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है, तो पहला आता है पाकिस्तान। इस एरिया में भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है, यहाँ पर गुजरात के कच्छ की खाड़ी तक। उसके बाद अफगानिस्तान का सीमा 106 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान का सीमा जो है वो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। ये एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का जो लेक्चर है इससे आपको कई हजार क्वेश्चन आपके बनेंगे, और अगर आप बेसिक समझ डेवलप कर लेते हैं तो पूरी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं आपसे एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगता है यहाँ पर पीओके में, क्योंकि पीओके को अभी भी हम लोग अपना मानते हैं। पीओके ये है, पीओके है ये। पीओके की राजधानी जो है बच्चों वो मुजफ्फराबाद है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और अभी वर्तमान जो राजनीतिक भारत है उसके साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा जो लगती है वो पीओके के साथ 106 किलोमीटर लगती है। उसके बाद चीन के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ सीमा लगती है 699 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वह है 4096.7 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ ही भारत का लगता है। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, किस देश की सीमा सबसे अधिक भारत के साथ लगती है, तो
तो बांग्लादेश के साथ। और साथ ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगता है। अगर राजनीतिक रूप से कहा जाए तो अफगानिस्तान का सीमा राजनीतिक रूप से नहीं लगता है, भौगोलिक रूप से लगता है। तो भूगोल के अंतर्गत अगर प्रश्न पूछेगा तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लिखता है। लेकिन अगर घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि राजनीतिक रूप से भारत का सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगता है, तो भूटान के साथ हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व पीओके पर भारत का नहीं है, राजनीतिक वर्चस्व पीओके पर अभी पाकिस्तान का है। अगर कुल सीमा की बात करें तो भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद आइए बच्चों देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ है। भारत और बांग्लादेश की ये यहां पर ये वाला पार्ट बांग्लादेश का लाएगा। और बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की बीच जो सीमा है उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं, क्योंकि इधर यहां पाकिस्तान है और पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम रेड क्लिफ है, जिसका निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को किया गया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो नाम है वह डुरंड रेखा है, और यह अफगानिस्तान को भारत से अलग करता है। और डुरंड रेखा यानी कि भारत पाकिस्तान के पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान आजादी से पहले हिंदुस्तान ही था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा अगर पूछा जाए तो डुरंड रेखा होगा, अथवा अफगानिस्तान भारत के बीच भी सीमा अगर पूछा जाए तो डुरंड रेखा ही होगा। और उसका निर्धारण, डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद चीन के साथ सीमा जो है उसका नाम मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। 27 अप्रैल 1914। यहां पर ये बच्चों इधर चीन है, चीन का क्षेत्र, यहां भी चीन पड़ता है। उसके बाद ये इसके साथ जो सीमा पड़ता है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण जो किया गया था 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। म्यांमार जो है, म्यांमार के साथ सीमा का नाम नहीं है, ये हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसका नाम है, म्यांमार में जो श्रेणी है उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा, ये हिमालय जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा। तो अराकान योमा ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा माना गया है। तो इस प्रकार सीमा के बारे में हम लोग पढ़े। आपकी बात चौहद्दी के बारे में देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है, इधर जो है चीन है। ये वाला पार्ट बच्चों हम पहले भी बताए क्या है, नेपाल है, नेपाल है। और ये वाला पार्ट भूटान है, भूटान है, ये भूटान है। और इधर म्यांमार है, इधर म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो इस प्रकार भारत की चौहद्दी अगर देखा जाए तो 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगेगी। तो इससे भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किस राज्य का सीमा या किस देश का सीमा भारत के साथ नहीं लगता है। आपको पाकिस्तान ऑप्शन में रहेगा, अफगानिस्तान ऑप्शन में रहेगा, चीन रहेगा, और एक दे देगा आपको कुछ इधर दे देगा, ईरान दे देगा। तो मैप से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये था कुल सीमा की बात करें, भारत का कुल समुद्री और स्थलीय सीमा दोनों मिलाकर जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ये सब नाम है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का नाम डुरंड। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम भी डुरंड रेखा ही है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। और डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। और भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा जो है अराकान योमा, हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी का इधर दक्षिणी विस्तार है। तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी ही भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत के नाम की बात करें
तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। उसके बाद आर्य आए और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को जो फलती फूलती हुई सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश करके अपनी सभ्यता वैदिक सभ्यता का आरंभ किया और उसका नाम आर्यावर्त रखा और राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। इस प्रकार भारत का वर्तमान नाम की बात करें तो भारत 5 नामों से जाना जाता है। भारत 5 नामों से जाना जाता है। पहला आर्यावर्त, भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, ये 5 नाम से जाना जाता है। बच्चों इसमें से पूछ दिया जाएगा प्रश्न आपको। पहला आर्यावर्त, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया, चौथा जम्बूद्वीप, 5वां हिंदुस्तान, ये 5 नामों से जाना जाता है। ईरानी जो है थे, ईरानी आर्य जब आए थे, ईरानी भी आर्य ही थे और इतिहास में पढ़ाएंगे कस्सी का अभिलेख जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। कस्सी का अभिलेख में लिखा हुआ है और यहां पर आके बस गए थे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था तथा देश को हिंदुस्तान कहा था। इस प्रकार सिंधु नदी का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था और यहाँ के देश को हिंदुस्तान कहा था। दूसरी तरफ यूनानी जो थे, इजिप्ट वाले, इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था, सिंधु नदी को इंडस कहा था तथा देश को, यहाँ के देश को इंडिया कहा गया। इस प्रकार यहां से हिंदुस्तान देश निकल के आया ईरानियों द्वारा और यूनानियों द्वारा इंडिया देश निकलकर सामने आया। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम पढ़ा दिए, चौहदी पढ़ा दिए। भारत की ये तट के बारे में पढ़ा रहे थे, इतना तट लगता है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो होती है, भारत का मुख्य भूमि इधर समुद्र, यहाँ पर इधर भी समुद्र है, वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। मतलब बच्चों यहाँ पर जैसे लक्षद्वीप है, फिर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो उसके यहाँ यहाँ दीव है, दमन दीव है, यहाँ दीव है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, वो द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत की मुख्य तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, कुल तटीय लंबाई 1500 कुल तटीय लंबाई जो है, यहां पर कुछ मिस्टेक हमको लगता है कि हुआ है, 1500 नहीं होगा, 15000 होना चाहिए कुल तटीय लंबाई। 1 मिनट देख लेते हैं। $7500 है बच्चों, सॉरी 7500 16.6 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई हो गया। तो सबसे अधिक जो तट लगता है वो गुजरात के साथ लगता है तथा सबसे कम गोवा के साथ 101 किलोमीटर का लगता है। तो सबसे अधिक तट की लंबाई जो है किसकी है, गुजरात के साथ लगती है। उसके बाद सबसे कम गोवा के साथ लगती है तथा कुल तटीय लंबाई अगर देखा जाए जिसमें लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली भी आ जाएगा, तो कुल मिला के 7500 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा 1962 किलोमीटर, ये गुजरात से भी अधिक है। अगर आपको सभी में से पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर सबसे अधिक तट की लंबाई किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा, क्योंकि गुजरात का जो है वो मात्र है 1214.7 किलोमीटर ये है। तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। उसके बाद कम में देखा जाए तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का है। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव का है, यह है 42.50 किलोमीटर। तो सबसे कम भी इसी का हो जाएगा। सबसे कम में अगर पूछा जाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर तो दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली का हो जाएगा 42.5 किलोमीटर है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा
कुल में सभी से मिला के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर भारत का सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई किसकी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है केंद्र शासित प्रदेश है भारत की, वो है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वर्तमान में इसको बदल दिया गया है और बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो बता दूं, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नई बदली हुई राजधानी है। उसके बाद ये पीओके है, पाकिस्तान का कश्मीर पर जो कब्जा किया गया, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हम लोग पीओके कहते हैं और पीओके का राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो अभी ये पाकिस्तान का एक स्टेट भी है। तो ये था बच्चों आज का क्लास में, जिसमें हम ब्रीफली सब बताए। भारत का अगर देखा जाए तो सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान है, 2 नंबर में एमपी आ जाएगा, 3 नंबर में महाराष्ट्र और 4 नंबर में यूपी आ जाएगा। बहुत बच्चे हमारे जो हैं क्या करते हैं कि सबसे बड़े राज्यों में यूपी को मार देते हैं। यूपी जनसंख्या में सबसे अधिक है, क्षेत्रफल में नहीं। सबसे बड़े राज्य राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, 3 नंबर में महाराष्ट्र और 4 नंबर में यूपी आता है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का जो धरातलीय क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। 2.4% है। साथ ही दोस्तों अपना झारखंड जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना ही 2.4% ही होता है। तो ये था। उसके बाद थोड़ा सा 7th सिस्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये इधर पूर्वोत्तर राज्य जो है, ये गोल घेरा में हम दिखा दिए हैं बच्चों, ये 7th सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ये सिक्किम नहीं आता है, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम 7th सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन आता है तो आइए हम बता देते हैं। इसको यहां से इसको पूरा करके मिला दीजिए और इसको यहां से ये कर दीजिए। ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहां पर ये हो गया एपी, आंध्र प्रदेश, इस भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये एमजी मेघालय और ये असम। आप गिन के देखिए 7 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7th सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7th सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और यहां पर देखा जाए तो भारत की लंबाई चौड़ाई बहुत कम है। यहां पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि यहाँ भारत, बांग्लादेश और नेपाल, इधर बांग्लादेश पड़ता है, इधर नेपाल पड़ता है। ये 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। और इसको देखिए, अगर मुर्गे को आप देखे होंगे तो ऐसे मुंडी निकला हुआ रहता है, तो इसी प्रकार ये इधर निकला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम चिकन नेक रखा गया है। चिकन नेक अथवा इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी यहाँ पर देखिए लिख दिया है, बोला गया है। इसकी लंबाई 20 से 22 किलोमीटर है। और ये सभी राज्य, 7 राज्य जो इधर पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये मिलके 7th सिस्टर कहलाता है। सतबहिनी राज्यों में इनमें से कौन आता है कौन नहीं आता है, मैथ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। तो ये था बच्चों। उसके बाद छोटा सा एक 10 मिनट का भी वीडियो हम लोड करेंगे। और उसके बाद बच्चों यहाँ समुद्र की बात करें, समुद्र के जो एक लॉ ऑफ ओशियन बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, जो है समुद्री सीमा किसका कहां तक अधिकार होगा, उसके लिए 1982 में लॉ ऑफ ओशियन बनाया गया है। उसके अंतर्गत 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा माना गया है। वहां तक का जो है क्षेत्र जो है 12 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। यहां पर लिख दिए बच्चों, 1 नॉटिकल मील इक्वल टू, समुद्री दूरी को मापने के लिए जो इकाई होती है उसको नॉटिकल मील कहा गया है। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र को, यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक माना गया है
ट्रॉपिकल जोन माना गया है। तो यहाँ यानी कि प्रादेशिक सीमा वहां तक जो है भारत का पूर्णतः वहां पर अधिकार होता है, वहां तक मतलब किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक यहां यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा से और 12 नॉटिकल मील अधिक तक, इसको कॉन्टिजियस जोन भी कहा जाता है। उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना गया है। यहां तक कि अपने आधार तल से 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है वहां तक कोई भी देश अपने जैसे वहां का संपदा वहां पर अपना साइंटिफिक एक्टिविटी लगा सकता है, वहां पर अपना पेट्रोल वहां से निकाल सकता है और सब कुछ ये अधिकार होता है। तो 12, 24 और 200 नॉटिकल मील तक का ये जो समुद्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र का नियम है, जिसका निर्धारण 1882 ईस्वी में किया गया था, उसके अनुसार होता है। भारत की जनसंख्या के बारे में देखा जाए बच्चों, तो अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक हो चुकी है, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में सेंसस को ही मान्य रखा गया है। तो अभी 2011 का सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग मानी गई है, इससे कुछ अधिक है। वर्तमान में अभी 140 करोड़ हो चुकी है, जो चाइना से भी अधिक है। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या सबसे 1 नंबर पर है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 का जनगणना के अनुसार भारत केवल चीन से जनसंख्या में पीछे थी। अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई की बात करें, भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई जो है यहाँ यानी कि तिबिथु से लेकर गोरमोता तक या गोरमोती तक कितना है 2933 किलोमीटर। और इंदिरा पॉइंट से इंदिराकोल तक की लंबाई जो यहाँ पर कन्याकुमारी तक की लंबाई जो है वो कितना है 3214 किलोमीटर है। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाएंगे। तो पूर्व पश्चिम भारत की चौड़ाई कितनी है? पूर्व पश्चिम है 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। इसके बाद अगर देखें तो यहां पर आ जाइए आप। हाँ, भारत का मानक रेखा जो है, भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि यहां से ऐसे यूपी से लेकर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो पहला है यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ CHH, उसके बाद ओडिशा, फिर एपी मतलब यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। और जो यूपी के मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान है, वहीं से भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT जो इंग्लैंड के पास है ना। GMT से भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय ग्रीनविच GMT से आगे है। क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अगर आप समय में कन्वर्ट करें तो 5.5 घंटा निकलेगा। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर, हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, और 360 डिग्री देशांतर इस प्रकार 24 घंटा के बराबर होता है। और 82.5 को 4 मिनट से अगर इंटू करेंगे तो टोटल जो है 330 मिनट निकलेगा, जो 5.5 घंटा के बराबर ही आ जाएगा। और ये जो है
5 राज्यों से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि भारतीय मानक रेखा जो है ये इस प्रकार गुजरी है। भारत के 5 राज्यों से, किससे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। तो ये था बच्चों आज का क्लास। इसे आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और नोट बना लीजिए। साथ ही भारत के मैप के बारे में अपना समझ विकसित कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि भारतीय मैप से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसके बाद का लेक्चर हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर में भारत का विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, और उसके बाद है तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भारत का भौतिक स्वरूप होगा। तो ये था बच्चों आज का क्लास भारतीय मैप के बारे में। ये तीसरा लेक्चर था। अब आप देखेंगे कि भारतीय मैप से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे जाएंगे। आइए, जो हम फ्री हैंड से खींचने वाली बात बताए थे कैसे होगा, ये हम आपको खींच के दिखा देते हैं। एक बार फिर से मैं बढ़िया से इसको छोड़ देता हूं, आप लोग बढ़िया से इसको खींच लीजिए। ये है मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट GMT से आगे है। भारत का मानक समय लिख दिए, आगे है, पूरी तरह लिख दिए हैं। एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप इसको मिटा के हम आपको बढ़िया से खींच के दिखाते हैं भारत का मैप। साथ ही उसके अंदर जो भारत के सभी राज्यों की अवस्थिति आप देखेंगे कि 1 मिनट में हम खींच के आपको दिखा देंगे, और 2 मिनट 3 मिनट 2 से 3 मिनट होते होते उसके सभी राज्यों को भी दिखा देंगे। साथ ही सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम दिखा देंगे। इसी प्रकार आप भी अगर खींचना सीख जाएंगे तो आप देखिएगा कि एक भी प्रश्न मैप से संबंधित, भारतीय मैप से संबंधित आपको नहीं छूटेंगे। इसी प्रकार हम फ्री हैंड विश्व का मैप या सभी महादेशों की स्थिति जो है, महाद्वीपों की स्थिति, क्योंकि पूरा विश्व 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों से मिलकर बना हुआ है, वो विश्व मैप में हम पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो बनाएंगे हम लोग, गुजरात वाला पोर्शन बनाएंगे। यहां से जो गुजरात का पोर्शन है, ये गुजरात का कच्छ की खाड़ी है, और फिर ये इसको खंबा ऐसे इसको बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, और यहां से इसको एक खींच लीजिएगा इस प्रकार। उसके पहले हम बता दिए हैं कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरी है, उसे आप खींच लेंगे ताकि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों को दिखाने में आपको बहुत आसानी होगी। यहां से यहां तक आप खींच दीजिएगा। ये क्या है? कर्क रेखा है। ये भारत का मैप आप देखे होंगे कि बहुत हद तक बहुत परफेक्ट है। आप लोगों से पहली बार नहीं खींचा जाएगा, कई बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा तो जरूर
खींच पाएंगे आप। सबसे पहले बच्चों यहां से इसको ऐसे करके इस प्रकार मिला देंगे और इसको बीचों बीच यहां से ऐसे खींच देंगे और यहां इसको बीचों बीच मिला देंगे। ये वाला लद्दाख है, एलडी फॉर लद्दाख, एलडी लद्दाख। ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाला। जिस प्रकार हम लोग पीओके को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पीओके बोलते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तानी लोग हम लोग के पास जो कश्मीर है उसको लोग आईओके बोलते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद हम लोग यहां से जो खींचेंगे इसको दो भागों में बांट देंगे। ये है एचपी हिमाचल प्रदेश, फिर ये यूके, सबकी राजधानी आपको याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून। फिर यहाँ इसको ऐसे करके खींचेंगे, ये पंजाब है, पंजाब का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़। फिर यहां से बच्चों हम लोग यूपी को खींचेंगे, ये यूपी है, यूपी, ये हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, एचआर, और ये है दिल्ली, ये दिल्ली, छोटी सी दिल्ली है। तो तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ और एक ओर से यूपी से घिरा हुआ, तो ये दिल्ली हो गया। फिर यहां से इस प्रकार खींचेंगे, ये राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। उसके बाद ये हो गया जी गुजरात, गुजरात हो गया। फिर इधर से हम लोग खींच लेंगे, ये बिहार हो गया, यहां ये झारखंड हो गया, झारखंड। ये छत्तीसगढ़, CHH, ये तेलंगाना, TEL, तेलंगाना का हैदराबाद। इसको यहां, उसके बाद यहां से इसको बीचों बीच मिलाते हैं, ये MP, मध्य प्रदेश का भोपाल। उसके बाद यहां इसको मिला देंगे ऐसे करके, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये गोवा, गोवा, ये केटी, कर्नाटक, ये केरल, केरल का तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु। उसके बाद ये तमिलनाडु है, तमिल एंड नाडु, ये AP, आंध्र प्रदेश का अमरावती, ये उड़ीसा, ODDISH, ये उड़ीसा, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये वेस्ट बंगाल बच्चों, वेस्ट बंगाल देखिए यहां तक है, यहां से लेकर वेस्ट बंगाल, यहां से लेकर यहां तक है। और उसके बाद ये है, ये वाला पार्ट है सिक्किम, ये सिक्किम, सिक्किम का राजधानी गंगटोक, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है बच्चों। फिर यहां पर देखिए, इसको यहां से इस प्रकार बीचों बीच मिला देंगे और यहां इसको इसे कट कर देंगे। ये वाला मिजोरम है, मिजोरम का राजधानी आइजोल, और ये तीन ओर से, सॉरी, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा का अगरतला, ये वाला मिजोरम है। मिजोरम का आइजोल, मिजोरम का आइजोल। फिर ये यहां पर इस प्रकार कट करेंगे, ये AP हो गया, AP फॉर अरुणाचल प्रदेश, और इसको बीचों बीच काटेंगे, ये हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, और ये वाला हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, और ये इसको MG मेघालय,
मेघालय का शिलोंग, और ये असम, असम का दिसपुर। तो इस प्रकार 28 राज्य आप देखे होंगे, हो गया होगा। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दमन, दमन यहाँ पर है, दीव यहाँ पर है, दादर नगर हवेली महाराष्ट्र में, दादर नगर हवेली यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद लक्षद्वीप यहाँ पर है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और हम बताए थे कि पांडिचेरी 4 जगह होता है, एक यहाँ पर है जिसका नाम है यनम, यमन नहीं पढ़िएगा दोस्तों, यनम, यनम, यनम पांडिचेरी जो कि आंध्र प्रदेश में। फिर एक यहाँ पर है कराईकल, कराईकल, कराईकल पांडिचेरी। फिर एक यहां पर है पांडिचेरी, पांडिचेरी, मेन पांडिचेरी यही है। और यहां पर केरल में है जिसका नाम है माहे। तो पांडिचेरी 4 जगह पड़ता है, एक आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में और एक केरल में। 4 जगह पांडिचेरी पड़ता है। सारे अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो 8 हो चुके होंगे आपका, 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़, 5 दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, 6 लक्षद्वीप, 7 पांडिचेरी, 8 ये अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अभी इसका वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम। इस प्रकार आप देख लीजिए, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये झारखंड है, जेएच, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके 8 राज्य पूरब से पश्चिम, इधर यहां पर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ हो जाएगा। साथ ही ये वाला पोजीशन जो है हम बताए थे, ये वाला पोजीशन किसकी है, ये वाला पोजीशन नेपाल है, ये वाला जो है ये भूटान है, इधर है म्यांमार पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, ये वाला पार्ट जो है ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। फिर इधर जो है यहाँ पर इधर चीन का तिब्बत क्षेत्र जो है भारत से सटता है। ये वाला यहाँ पर एक लाइन है जो चीन द्वारा कब्जा किया गया है, इसको, इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं, और इस लाइन का नाम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जबकि इस लाइन का नाम LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हो गया, इस प्रकार चौहदी है। उसके बाद इधर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, इस प्रकार देश बढ़ते चले गए हैं। तो भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3, म्यांमार 4, भूटान 5, नेपाल 6 और चीन 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। इसके साथ देखिए यूपी का सीमा 8 राज्यों के साथ लगती होगी। झारखंड से ही शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और छत्तीसगढ़ 8। ये पूरी तरह जो है इसको मैप का गुणधर्म कहते हैं कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है नहीं लगती। इससे अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रुप डी में भी आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर दिया है, पहले जैसा नहीं है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, अब उससे भी थोड़ा सा बेसिक समझ से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ग्रुप सी में निश्चित रूप से आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है,
तो 3 ठो ऐसा राज्य महाराष्ट्र दे देगा, यूपी दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा और उड़ीसा दे देगा, तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर होगा। अगर आप बेसिक समझ, अगर मैप से संबंधित बेसिक समझ इस प्रकार आप फ्री हैंड ड्रॉ करके खुद से बनाने सीखेंगे तो आपका ये मैप से बेसिक समझ से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये था बच्चों आज का क्लास, जिसमें भारतीय मैप के बारे में हम सब कुछ बता दिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय मैप से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये था बच्चों आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि भौतिक फिजिकल इंडिया से हम लोग प्रारंभ करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें। और हमारा ये फोन नंबर है 7004960735। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देने के बाद संबंधित सभी वीडियो का PDF भी आपको फ्री में हम उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप भूगोल का बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। भूगोल के साथ साथ हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस और मैथ का भी क्लास मैं स्वयं दूंगा। इस प्रकार कंप्लीट GS का पैकेज हमारे चैनल आस्था GS रिसर्च सेंटर पर आपको मिलेगा। तो ये था बच्चों आज का क्लास। अब क्लास समाप्ति की घोषणा हम करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।